रामराज्य का मतलब ही होता है न्याय, धर्म और सत्य का पालन, राष्ट्र की रक्षा और वचनबद्धता। और बात जब राष्ट्र रक्षा की हो तो तरकश से तीर निकल ही जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कुछ ऐसा ही संदेश सीमा पार पाकिस्तान तक दिया। उन्होंने बताया कि कैसे 140 करोड़ देशवासियों को जो वचन दिया था उसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर पूरा कर लिया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली कहावत उस एक्शन पर फिट बैठी। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। सिंदूर की लाज, मातृशक्ति का सम्मान और एक वचन जो पहलगाम आतंकी हमले के बदले में लिया गया था, उसे पूरा करने के बाद पीएम मोदी फिर वीर कुंवर सिंह की धरती पर पहुंचे, जहां से उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिया था। और आज एक बार फिर उन्होंने उसी धरती से पाकिस्तान को फिर से खुली चुनौती दी है। ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पाकिस्तान को याद दिलाया गया है, अभी तो सिर्फ एक ही तीर चला है, बाकी तरकश अभी भरा पड़ा है। यानी सीमा पार बैठे दुश्मनों की सफाई का वक्त आ चुका है। इस बार सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर दिल से बाहर निकाला जाएगा और उनका भी वही अंजाम होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में बाकी आतंकियों का हुआ था। पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया से आतंकवादियों को पालने के लिए कर्जा मांग रहे हैं, तो अब भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का आतंकी संगठन चंदे के नाम पर टेरर फंड इकट्ठा कर रहा है और इसकी रेट लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इस पोस्टर में लिखा है कि अपने शहीदों के साथ खड़े रहिए और ठीक इसके नीचे रेट लिस्ट भी है। 2100, 29,000, 34,000, 39,000 ये पैसे आतंकियों की फंडिंग के लिए जुटाए जा रहे हैं। उन आतंकियों के नाम जो भारत के हमले में जहन्नुम पहुंच गए और इस फंडिंग को चैरिटी का नाम दिया गया है। यह हाफिज सईद की जमात उल दावा का एक पैम्पलेट है जो कि पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। कागज के इस टुकड़े पर उर्दू में लिखा है, अपने शहीदों के साथ खड़े रहिए, इस्लाम के अनुयायियों का साथ दीजिए और उन मुजाहिदों का साथ दीजिए जो कि मुस्लिम उम्मा के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस पंक्ति के साथ ही दान यानी कि टेरर फंडिंग की रेट लिस्ट भी लिखी है और पाकिस्तान के कई शहरों में कैंप लगे हैं। जिहाद के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, आतंकियों की मौत के नाम पर चंदा मांग रहे हैं। नेताओं से भी बड़े आतंकी कमांडर मिल चुके हैं। लश्कर ए तैयबा का पर्चा भी सामने आया है। दरअसल टेरर फंडिंग के लिए लश्कर और जैश ने अपनी अलग शाखाएं बना रखी है जो चैरिटी यानी कि दान की आड़ में पैसा जमा करती है। लश्कर ए तैयबा की शाखा का नाम है जमात उल दवा और जैश मोहम्मद की शाखा का नाम है अल रहमत ट्रस्ट, जो कि बकरी ईद से पहले पाकिस्तान में पूरी तरह से सक्रिय है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पूरा देश सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर सेना के शौर्य पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस कह रही है कि आप ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। बीजेपी नेता संबित पात्र ने न सिर्फ कांग्रेस पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का आरोप लगाया, बल्कि कांग्रेस को हिंदुस्तान का गब्बर बता दिया। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। कभी भी राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी ये नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से ही सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए। पीओके को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा,
उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले विपक्षी पार्टियां एकजुट थी, हर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े होने का वादा किया, लेकिन सेना के एक्शन के बाद से कांग्रेस नेताओं के बयानों के बाद वार पलटवार का सिलसिला जारी है। दुर्गा शक्ति अब सिर्फ देवी की कल्पना नहीं, अब वो सरहद पर हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि नारी शक्ति अब आतंकवादियों का सर्वनाश करेगी। दरअसल पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ। इस बैच में 17 महिला कैडेट्स शामिल रहीं। ये सभी कैडेट्स नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी और इसके साथ ही ये भारत की नारी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करेंगी। एनडीए में महिलाओं की भागीदारी का एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहली बार एनडीए में महिला कैडेट के पहले बैच को ग्रेजुएट की डिग्री दी गई। पासिंग आउट परेड में नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। 17 कैडेट्स की खुशी देखते ही बनती थी। सभी ने पुशअप करके अपनी खुशी जाहिर की, जिसे देखकर लग रहा था हमारी छोरियां किसी से कम है। पासिंग आउट परेड में सभी महिला कैडेट्स का परिवार भी आया था। कोई अपनी बेटी का माथा चूम रहा था तो कोई गले लगा रहा था। सभी परिवार वालों के चेहरे एक ही बात कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में महिला अधिकारियों की भागीदारी ने साफ कर दिया कि महिलाएं अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में सक्रिय भागीदार हैं। 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कवासला में एनडीए परिसर में हुई। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह का सुरक्षा एजेंसियों का पर्दाफाश कर रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तकरीबन दर्जन भर जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कासिम नाम के एक शख्स को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस कासिम से पूछताछ में खुलासा हुआ कि जासूसी का आरोपी कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और वहां पर आईएसआई के 3 लोगों से आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुका है। इनमें से 2 लोगों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था, जबकि एक ट्रेनिंग देने वाले आईएसआई के शख्स का नाम वकास बताया जा रहा है। आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 2 और आरोपियों की तलाश है। कुल मिला के बात करें तो कासिम 90 दिनों तक पाकिस्तान में रहा और वहां पर आईएसआई के द्वारा उसे जासूस की ट्रेनिंग दी गई थी। और जानकारी जो दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल को मिली है कि कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट था। वहीं महाराष्ट्र से जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बिहार के मधुबनी से भी 3 संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां भी बढ़ती जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नापाक गठजोड़ से जुड़ी अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। घाटी में आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल दोनों ही संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी भी ली गई, जिसमें कई हैरान करने वाले सबूत मिले हैं। पकड़े गए संदिग्ध एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास से आतंकी गतिविधियों के सबूत भी बरामद हुए हैं। संदिग्धों का सीमा पार से कनेक्शन भी सामने आया है, तो वहीं सीमा पार से आतंकवादियों की भर्ती का खेल भी चलाया जा रहा था। छापेमारी में डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं, जिसमें सिम कार्ड और मोबाइल फोन शामिल हैं और अब उसकी जांच की जा रही है। ये छापेमारी कश्मीर के कई जिलों में की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अमृतसर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद संदिग्धों को लेकर पुलिस अलर्ट है और इसके चलते गर्मियों से बचने के लिए अब चेहरा ढक कर निकलना महंगा पड़ सकता है। अगर बाइक या स्कूटी चलाते वक्त आपने अपना चेहरा ढका है तो पुलिस चालान काट सकती है। अमृतसर पुलिस ने चेहरा ढककर वाहन चलाने या सड़क पर चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगर आप चेहरा ढककर बाइक या स्कूटी चलाते पकड़े गए तो पुलिस आपका 5,000 तक का चालान काट सकती है। अमृतसर पुलिस ने ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर लिया गया है। पुलिस लगातार इसको लेकर चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक चेहरा छिपाकर असामाजिक तत्व किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। क्राइम को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। क्राइम ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। पुलिस लगातार चौक चौराहों पर चेकिंग कर मुंह ढककर चलने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
पाकिस्तान से सटी सीमा अब सिर्फ कटेली तार से नहीं बंधी है, अब वहां ऑपरेशन शील्ड की तैयारी चल रही है। 31 मई को पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी, जहां जवान तैयार होंगे, अफसर मुस्तैद होंगे और लोगों को सतर्क किया जाएगा। युद्ध जैसे सायरन की आवाज, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको फिर से देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिविल डिफेंस के बाद अब ऑपरेशन शील्ड शुरू होने वाला है। दरअसल गुजरात से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर पंजाब तक, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में सुरक्षा बल मुस्तैद है और अब स्थानीय प्रशासन मिलकर ऑपरेशन शील्ड की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली मॉक ड्रिल का मकसद आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जांच करना है। इसमें एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आपातकालीन एजेंसियां शामिल होंगी। आसमान में ड्रोन, कंट्रोल रूम सतर्क, हर मोर्चे पर तैयारी और युद्ध जैसी स्थिति का अभ्यास। लोगों को आपात जैसी स्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। लोगों को सिखाया जाएगा कि सिर्फ फौज ही नहीं, जनता भी सरहद की पहली दीवार है। दरअसल मॉक ड्रिल महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये जीवन रक्षक प्रशिक्षण है। ये आम नागरिकों को सिखाती है कि आपदा या युद्ध जैसी परिस्थितियों में किस तरह से खुद को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 7 मई को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई थी। उस दौरान भी पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। इतना ही नहीं, 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी। महज 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आईपीएल में अपनी शानदार पारी से सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के फैन नजर आए और बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैभव से मुलाकात की और बड़े गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई। पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही वैभव सूर्यवंशी पीएम मोदी से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वैभव के चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि वो पीएम से मिलकर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। पीएम मोदी ने वैभव ही नहीं बल्कि उनके परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान वैभव ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की फोटो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। आपको बता दें कि वैभव बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया। इससे पहले भी पीएम मोदी वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी की तारीफ कर चुके हैं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। ये मुलाकात वैभव की विशाल पारी को लेकर थी, उनकी कामयाबी को लेकर थी। लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी की वैभव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं होने लगी हैं। जहां आम आदमी को इनकम टैक्स का नोटिस देखकर पसीना आ जाता है, तो वहीं लखनऊ में खुद इनकम टैक्स ऑफिस में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि 2 अफसर ही आपस में भिड़ गए। और फिर क्या था, अफसरों की लड़ाई पर सियासी पारा हाई हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो अधिकारी हैं, ये IRS ऑफिसर्स हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के। और ये कोई आम दफ्तर की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी हाई प्रोफाइल अधिकारियों की। IRS अफसर योगेंद्र मिश्रा और उनके सहकर्मी गौरव गर्ग के बीच बहस कुछ यूं भड़की जैसे पुराने टैक्स रिटर्न का हिसाब खुल गया हो। IRS अफसर योगेंद्र मिश्रा के हमले में उनके सहयोगी गौरव गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि 2 अफसरों में इतनी तनातनी क्यों? तो चलिए आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल फरवरी 2025 में आयकर विभाग के क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान IRS योगेंद्र मिश्रा ने कप्तान न बनाए जाने के विरोध में पिच पर बैठकर हंगामा किया था और साथ ही खिलाड़ियों के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी। गौरव गर्ग का आरोप है कि इसी जाँच को लेकर मिश्रा ने रंजिश रखते हुए उनके साथ मारपीट की। आयकर विभाग के द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई, जिसके संबंध में आयकर विभाग के द्वारा एक जांच संस्थित की गई थी, जो गौरव गर्ग के द्वारा कारित की जा रही थी। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3-3:30 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी। बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी उत्तर प्रदेश में बैन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि बकरीद पर धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, जिसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने कुर्बानी पर एक बड़ा फैसला किया है और खुलेआम कुर्बानी के मसले पर सरेंडर कर दिया है। जमीयत ने मुस्लिमों को न सिर्फ प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी के लिए मना किया है, बल्कि बाकायदा बकरीद को मर्यादाओं में रहकर शांति और सौहार्द से मनाने की भी अपील की है। जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है, उनकी कुर्बानी न की जाए और जो है जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई परेशानी होती है
तो उस जानवरों की कुर्बानी न की जाए। इसी तरीके से साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद की बैठक हुई थी, जिसमें ईद उल अजहा की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुस्लिमों से अपील की गई, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, मर्यादाओं में रहकर बकरीद मनाएं, कुर्बानी सिर्फ पर्दे में अदा की जाए, नालों की साफ सफाई का ध्यान रखें और सोशल मीडिया में फोटो शेयर न करें। यूपी में ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली और मुंबई में कुर्बानी पर गदर मचा है, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद जमीयत ने खुद ही मुस्लिमों से अपील की और सरकार के एक एक फैसले का स्वागत किया। बकरीद से पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बकरों की कुर्बानी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बकरीद पर बकरे की बलि देने वालों को दुष्ट कह दिया है और इसके बाद उनके इस बयान पर ही विवाद खड़ा हो गया है। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जी न्यूज से बात करते हुए बकरे की कुर्बानी देने वालों को दुष्ट और अधर्मी बताते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की, तो मुस्लिम समुदाय उनके इस बयान के विरोध में उतर आया। पूर्ण गलत है, धर्म है उनका, हठ धर्म का हठ है, दुष्टता है, क्रूरता है, बर्बरता है, नीचता है उनकी। इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलना आता है। जहाँ पर रोज एक बकरा कट रहा था तो होली के दिन 10-10 बकरे कटे, किसने खाया गोश्त? वो क्या था? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है? हिंदू समाज के लोगों ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया और बकरीद में सड़क पर कुर्बानी देने का विरोध किया, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने मंदिरों में बलि प्रथा को लेकर सवाल उठाए कि हम लोग सनातनी लोग हैं, रामभद्राचार्य जी हम लोग के धर्मगुरु हैं, वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी घर के अंदर दी जाती है, सड़कों पे नहीं दी जाती है। पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि हिंदुओं में कितनी बलि देने की प्रथा है। पहले जाकर वो सब बंद कराइए, बाद में फिर मुस्लिम समाज के लोगों को ज्ञान दीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद बकरीद पर कुर्बानी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम समुदाय धार्मिक परंपराओं का हवाला दे रहा है, तो हिंदू पक्ष खुले में कुर्बानी का विरोध कर रहा है। बकरीद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और राज्य के संवेदनशील शहरों में अब पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। और यूपी पुलिस ये सख्ती बकरीद को लेकर कर रही है ताकि दंगाइयों का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मंसूबा कामयाब न हो पाए। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां बकरीद से पहले संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवान पैदल गश्त कर रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों की मौजूदगी में पीएसी जवानों के साथ पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है। बकरीद पर तनाव के हालात न बने, इसलिए पुलिस के आलाधिकारी शहर के बाजारों में घूम कर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। शिकायत नहीं आनी चाहिए, अन्यथा आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उसके लिए अगर सख्त कार्रवाई होती है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। वहीं योगी सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके मुताबिक बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोग चिन्हित स्थान पर ही कुर्बानी दे सकेंगे। संवेदनशील जगहों पर कुर्बानी नहीं देने पर रोक रहेगा। बकरीद के दौरान प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और मुस्लिम समुदाय के लोग केवल नमाज मस्जिद में पढ़ सकेंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं उपद्रवियों और अराजक तत्वों की तलाश में हर जिले के खुफिया विभाग और सोशल मीडिया की निगरानी करने वाली टीमों को भी एक्टिव रहने के आदेश जारी किए गए हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीर देश के तमाम राज्यों से मिलती रहती है और सबसे जो लेटेस्ट तस्वीर है वो अब गाजियाबाद और इंदौर की है, जहां पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया है। ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि भू माफियाओं के मंसूबों को जमींदोज करने वाली कार्रवाई है। एक तरफ गाजियाबाद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ इंदौर में अवैध बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जोन 4 में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। यहाँ अतिक्रमण के साथ उन निर्माण को भी जमींदोज कर दिया गया जो अवैध था। कुछ इसी तरह की कार्रवाई इंदौर में C21 मॉल के पीछे 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग के खिलाफ हुई। पुलिस प्रशासन का कहना है इस इमारत को अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे अब मिट्टी में मिला दिया गया है। नेपाल में लोकतंत्र का उत्सव नहीं, अब लोकतंत्र का विसर्जन हो रहा है। राजतंत्र की विदाई के बाद जो तंत्र आया था वो ना जनता का दर्द समझ पाया और ना ही देश के हालात को संभाल पाया। अब जनता सड़कों पर है। काठमांडू के सड़कों पर लोग अब संविधान नहीं राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। हाथों में नेपाल का झंडा है, लेकिन नारों में लोकतंत्र के खिलाफ गुस्सा है।
भीड़ बार बार एक ही बात कह रही है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, उस भरोसे की वापसी की मांग है जो लोकतंत्र ने छीन लिया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद है और सभी एक ही आवाज में राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। नेपाल में सरकारें बदली, चेहरे बदले, पार्टियां बदली, लेकिन नहीं बदले तो जनता के हालात। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया। ये तस्वीरें बताती है कि जब देश में सरकार फेल हो जाए, लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाए, तब सड़कों पर वाहन नहीं, लोगों की भीड़ दिखती है। जनता का अब सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। जनता कह रही है सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में व्यस्त है। हजारों की भीड़ बार बार एक ही बात दोहरा रही है, राजशाही वापस लाओ, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 900 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है और अब वेरिफिकेशन के बाद उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने राजधानी में रह रहे करीब 900 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है। ये सभी घुसपैठिए अवैध फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली में रह रहे थे। इन सभी घुसपैठियों को जल्द ही बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। पुलिस ने पिछले 6 महीने में 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेजा है। घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की पुशबैक पॉलिसी के तहत इनकी वापसी की गई है। बीएसएफ के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। इसके अलावा घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज दिलाने में जो लोग मदद करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 700 से ज्यादा घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया है और घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है और इनमें से ज्यादातर ने खुद माना कि वो बांग्लादेश से भारत में घुसे हैं। क्रॉस करके आए थे। बॉर्डर क्रॉस करके कैसे क्रॉस किए थे? वो बॉर्डर उधर तार नहीं लगा था। अच्छा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 38 घुसपैठिए हैं जो सरहद लांघकर अब राजधानी के भीतर डेरा जमाए बैठे हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। पकड़े गए घुसपैठियों ने खुलकर जी मीडिया के कैमरे के सामने खुद कबूला की वो बांग्लादेश से आए हैं और इसके लिए उसने 5000 रुपए भी दिए थे। दिए थे किसी को? हाँ, 5000 के करीब लिया। जब इनसे पूछा गया कि कौन बॉर्डर पार कर आता है, तो उनका कहना था कि एक एजेंट है जिसे देखा नहीं। तो कौन आप लोग को यहाँ पर लाता है? ये तो नहीं पता, उनको देखा नहीं। घुसपैठिए ने दावा किया कि इसके बाद वो कूच बिहार पहुंचते थे, फिर और ट्रेन में बैठकर आए। पहले बांग्लादेश सीधा ही वहाँ कूच बिहार आते हैं, कूच बिहार से ट्रेन से आते हैं। कूच बिहार से ट्रेन से आते हैं? हाँ। दिल्ली पुलिस अब अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर डिपोर्ट कर रही है। उसका एक ही मिशन है, घुसपैठियों का दिल्ली से सफाया करना। उन्होंने बताया कि कूच बिहार कोई जगह है, वहाँ से इंडिया में पार करके आए। उसके बाद ये कलकत्ता जाते हैं और वहाँ से उनके खिलाफ हमने एक केस रजिस्टर किया है और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे। गुजरात के सूरत में वाहन चेकिंग ने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक मोपेड सवार युवक को रोका और फिर जो कुछ खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि इस युवक की मोपेड की डिग्गी से मिले दस्तावेजों ने 200 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जब एक मोपेड सवार युवक को रोका और उसके वाहन की तलाशी ली तो डिग्गी से कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने अपने 2 और साथियों के नाम बताए, जिन्हें भी पुलिस ने धर दबोचा और पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर पहुंची तो 200 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ। पुलिस ने वहां से 5 लैपटॉप, 3.5 लाख रुपए नकद, 35 पासबुक, एटीएम कार्ड और 1 नोट गिनने की मशीन बरामद जब्त की। जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी विदेशी साइबर अपराधियों के संपर्क में थे। ये लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर फर्जी करंट अकाउंट खुलवाते थे। जांच के दौरान 194 बैंक खाते मलेशिया और थाईलैंड से जुड़े पाए गए, जिनसे करीब 200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इस पूरे मामले में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम में ये लोग करंट अकाउंट खोलते थे या खुलवाते थे, फिर वो जो जितने भी करंट अकाउंट्स बनते थे उसकी एक किट बनाई जाती थी। वो किट जिसमें सिम कार्ड भी होता था, उसके दूसरे आईडी, पासवर्ड, सारी डिटेल्स वो लोग ऊपर किसी एक व्यक्ति को भेजते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अंदेशा है कि इसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी तस्कर नए नए तरीके खोज लेते हैं। गोपालगंज में तस्कर एलपीजी सिलेंडर में गैस की जगह शराब भरकर ला रहा था।
पुलिस ने जब उसे पकड़ लिया तो फिर उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई। ये वही उस्ताद है जो सिलेंडर में गैस की जगह शराब भरकर सप्लाई कर रहा था। शराबबंदी के दौर में इसने तस्करी का नायाब तरीका खोजा, लेकिन पुलिस की नजर से कहां कुछ बचता है। उत्पाद विभाग की टीम इलाके में चेकिंग कर रही थी, जहां ये शातिर आरोपी बाइक पर सिलेंडर लेकर जा रहा था। जब टीम को शक हुआ तो सिलेंडर खुलवाया गया और जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से आई कोई रसोई गैस की खुशबू नहीं, बल्कि शराब का जखीरा मिला, यानी सिलेंडर निकला देसी बार का नया वर्जन। राज्य में शराबबंदी है, लेकिन तस्कर हर बार नया सोल्यूशन लेकर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, प्लान उनका स्मार्ट होता है, लेकिन पुलिस उससे एक कदम आगे होती है। इस बार सिलेंडर से शराब निकली, अगली बार शायद हो सकता है कि शराब थर्मस से न निकले। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए IRCTC का पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ मोबाइल पर अपनी आवाज के जरिए टिकट बुक या कैंसिल कर सकते हैं। IRCTC का आस्क दिशा में अपनी भाषाओं में बोलकर टिकट बुक या कैंसिल करने की सुविधा देता है, और इसके लिए आपको आस्क दिशा पर कैंसिल टिकट लिखकर या बोलकर कमांड देनी होगी और फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद OTP डालकर पूरा प्रोसेस करना होगा और फिर दिखाई गई बुक्ड टिकट लिस्ट में से कैंसिल करने वाले टिकट चुनें और कंफर्म करते ही आपको कैंसिलेशन का SMS आ जाएगा। वहीं रिफंड के लिए आस्क दिशा चैट में वॉइस कमांड दें, कैंसिल टिकट, फेल्ड ट्रांजैक्शन या TDR का रिफंड टाइप चुनें और इसके बाद अपने टिकट का PNR नंबर इसमें डालें और फिर कंफर्म पर क्लिक करते ही आस्क दिशा आपको रिफंड का लेटेस्ट स्टेटस दिखा देगी। अगली खबर का रुख करेंगे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइड का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और इसके चलते जो पर्यटक हैं उनकी जान भी खतरे में आ जा रही है। पहाड़ टूटने के खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पोंटा साहिब मार्ग पर पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की भयंकर तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पर कोई बड़ा विस्फोट हो गया हो। छोटे छोटे पत्थरों के साथ बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से गिरते दिखाई दिए। जिस तरह से पहाड़ दरकने पर बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ भारी भरकम मलबा गिरता दिख रहा है, उससे पोंटा साहिब मार्ग पर सफर करने वाले लोग सहम उठे हैं। गनीमत रही जिस वक्त ये पहाड़ टूटा उस वक्त सड़क के पास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड आम बात हो गई है। भूस्खलन और बर्फबारी के चलते हिमाचल की कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। Zee News।